जल निकासी न होने से लोगों को हुई काफी परेशानी। नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और दिन के 4 बड़ी खबरें लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ सोनिया चौहान। वहीं सबसे पहले बात करते हैं पहली खबर की, जहां पर सीएम सैनी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए, और दूसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा पिछड़ा आयोग ने बैकवर्ड क्लास बी श्रेणी को आरक्षण देने के लिए सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। और तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें करनाल से है, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली अभिनंदन समारोह में पहुंचे और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। चौथी खबर फरीदाबाद से है, जहां बारिश से क्षेत्र जलमग्न हो गया है। ये दिन के 4 बड़ी खबरें हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप चारों खबरों को समझ सकते हैं। पहली तस्वीर जो है वो सिरसा से है, जहां सिरसा दौरे पर सीएम रहे और साथ ही धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। दूसरी खबर चंडीगढ़ से, जहां बैकवर्ड क्लास बी श्रेणी को आरक्षण देने की बात और साथ ही आयोग के अध्यक्ष ने रिपोर्ट सौंपी है। तीसरी खबर करनाल से, जहां अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, मोहनलाल बडोली ने इस अभिनंदन समारोह में शिरकत की है। चौथी खबर फरीदाबाद से, तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से बारिश ने प्रशासन की पोल खोली है। चलिए रुक करते हैं पहले खबर का। सीएम नायब सिंह सैनी सिरसा पहुंचे, धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हुए और सबसे पहले सीएम सैनी आज सुबह से अपने स्टेट प्लेन में सिरसा के एयर फार्स स्टेशन पर उसके बाद तारा बाबा कुटिया पहुंचे और कुटिया पहुंचने पर सीएम सैनी ने श्री बाबा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनसे आशीर्वाद लिया और उसके बाद सीएम नायब सैनी ने हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष और विधायक गोपाल कांडा से भी मुलाकात की और उसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने 77 कनाल 7 मरले जमीन की रजिस्ट्री गुरुद्वारा के प्रबंधक को सौंपी और उसके लिए परम सौभाग्य की बात यह है कि इस पवित्र भूमि पर जहां गुरु नानक देव जी के पवित्र चरण पड़े हैं। आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि सिरसा की भूमि, ये संतों महात्माओं की इस भूमि के ऊपर चरण पड़े हैं। इस पावन भूमि पर संतों ने शिक्षाओं का, पूरे जगत का यहां से मार्गदर्शन करने वाले गुरु नानक देव जी के इस भूमि के ऊपर पावन चरण यहां पर पड़े हैं। श्री गुरु नानक देव जी इस पवित्र भूमि पर जैसा की चर्चा भी की गई है, 40 दिन रह करके यहां पर घोर तपस्या और समाज को एक अपनी शिक्षाओं के माध्यम से रास्ता दिखाने का काम गुरु नानक देव जी ने किया। इस भूमि के ऊपर ये सिरसा शहर जिस स्थान पर गुरु नानक देव जी ने तपस्या की थी, उसी स्थान के ऊपर आज ये गुरुद्वारा चीला साहिब स्थापित है। हम सब के लिए बड़ा ये गर्व की बात है। यह ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है और अभी सरकार ने कुछ निर्णय लिया और अभी मंच से भी बता रहे थे। मैं तो आज गुरु शरणों के बीच में आया। गुरुओं से हम मानते हैं, मैं कौन दे रहा, मैं कुछ दे नहीं सकता। हम तो इनसे लेने का काम करते हैं। आज भी मैं लेने के लिए ही आया हूं, मैं लेने के लिए कुछ नहीं आया हूं। ये गुरुओं की तपस्या है, ये गुरुओं का आशीर्वाद,
बना रहे। आज मैं इस पवित्र भूमि, इस ऐतिहासिक भूमि गुरुद्वारा चीला साहिब में मैं शीश नवाने के लिए आया हूं। मुझे खुशी है कि यहाँ की साथ संगत उन्होंने पिछले दिनों जब गुरु नानक देव जी का 500 साल पर्व का समागम बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा था, यहाँ के हमारे साथ संगत ने आदरणीय मोहनदास जी की बात ध्यान में लगाई। ये पवित्र स्थल, ये भूमि, जिस भूमि के ऊपर गुरु नानक देव जी के चरण पड़े हैं, जिन्होंने इस भूमि के ऊपर बैठ करके तपस्या की है, जिन्होंने इस भूमि पर बैठ करके समाज को एक मार्ग दिया है, ये भूमि, इस पवित्र स्थल गुरुद्वारा चीला साहिब उसके नाम होनी चाहिए। और मुझे खुशी है इस बात की, जब वो समागम हो रहा था, हम गुरु नानक देव जी का 500 साल हर्षोल्लास के साथ मना रहे थे। आदरणीय मोहनदास जी ने तब ये घोषणा की थी कि ये भूमि गुरुद्वारा चीला साहिब के नाम से दी जाएगी। और अभी हमने कैबिनेट की बैठक हुई, उस कैबिनेट के अंदर ये निर्णय किया कि आदरणीय मोहनदास जी की ये वाणी थी और गुरुओं का एक तपस्या का स्थल है। ये देखिए, हमारे लिए ये परम सौभाग्य की बात है, जिस पवित्र भूमि पर गुरु नानक देव जी के पवित्र चरण इस भूमि के ऊपर पड़े हों और जिन्होंने इस भूमि के ऊपर 40 दिन रह करके यहाँ तपस्या की हो, उस भूमि के ऊपर एक भव्य गुरुद्वारा चिल्ला साहिब उनकी याद के अंदर यहाँ स्थापित हो, तो ये श्रद्धालुओं की भी ये लंबे समय से एक मांग थी कि जिस इस भूमि के ऊपर गुरुद्वारा चिल्ला साहिब स्थापित है और जिस भूमि के ऊपर गुरु नानक देव जी के चरण कमल यहाँ पर पड़े हों, हमने ये निर्णय कैबिनेट के अंदर लिया कि इस भूमि को गुरुद्वारा चिल्ला साहिब के नाम सह सम्मान वो दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा पिछड़ा आयोग ने बैकवर्ड क्लास बी श्रेणी को आरक्षण देने के लिए सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। जानकारी के मुताबिक बीसी आयोग के अध्यक्ष जस्टिस दर्शन सिंह ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को रिपोर्ट सौंपी और पिछड़ा आयोग के इस रिपोर्ट में बैकवर्ड क्लास बी श्रेणी को शहरी निकाय और पंचायती राज संस्थानों में आरक्षण देने की सिफारिश की है और रिपोर्ट तैयार करने के दौरान 1952 रिप्रेजेंटेशन मिली और साथ ही रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष जस्टिस दर्शन सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमने परिवार पहचान पत्र और सरकार के विभिन्न विभागों से आंकड़े एकत्रित किए और विभिन्न जानकार राजनीतिक पार्टियों और सामाजिक संगठनों से भी सुझाव लिए गए। आरक्षण मिलने से बैकवर्ड क्लास बी श्रेणी के लोगों को फायदा होगा और उनको पहले से ज्यादा तक मिलेंगे और साथ ही जिससे लोकतंत्र में धरातल पर भागीदारी सुनिश्चित होगी। और साथ ही उन्होंने ये साफ किया कि बैकवर्ड क्लास बी श्रेणी को मिलने वाले आरक्षण से बैकवर्ड क्लास ए श्रेणी का आरक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बी में कुछ रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट की तरफ से फॉरवर्ड हुई थी बैकवर्ड क्लास बी ब्लॉक की रिगार्डिंग रिजर्वेशन इन द पंचायत इलेक्शन एंड म्युनिसिपैलिटीज। उसके बारे में हमने अपनी डाटा कलेक्ट करके, अपनी मीटिंग होल्ड करके, जो मटेरियल हमारे पास कलेक्ट हुआ था, हमने पहले 2 रिपोर्ट पहले दे चुके हैं। हम एक हमने 30 अगस्त 2022 को दी थी, वो रिगार्डिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन थी, जिसमें हमने बैकवर्ड क्लास ए को
रिजर्वेशन रिकमेंड किया था, और एक उसके बाद फिर हमने 5 मई 2023 को दी, उसमें म्यूनिसिपैलिटीज में हमने BC A की रिजर्वेशन रिकमेंड करी थी। उसी पैटर्न पर इस बार हमें रिप्रेजेंटेशन आई थी कि BC B को भी उसी पैटर्न पर रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। हमने उस सारे रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर किया। डाटा जो मटेरियल हमारे पास नया फ्रेश डाटा आया, और जो पहले हमने कलेक्ट किया हुआ था, जो प्रीवियस रिपोर्ट तैयार करते हुए, और उस टाइम हमने पब्लिक मीटिंग्स में लोगों के विचार सुने थे, पब्लिक हियरिंग की थी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज को भी सुना था, और ऑर्गेनाइजेशन के सब नुमाइंदों को हमने सुना था। उसको सारे मटेरियल को कंसिडर करके हमने अपनी रिपोर्ट तैयार करी है, जो रिपोर्ट आज हमने CM साहब को हैंड ओवर करी है। ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट हमने CM साहब को हैंड ओवर करी है। इसमें हमने BC B ब्लॉक को भी म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में इलेक्शन में रिजर्वेशन रिकमेंड करी है। इस रिजर्वेशन से BC B को काफी फायदा होगा, उनको उनके हक मिलेंगे, उनको अपना इलेक्शन में जो डेमोक्रेटिक सेटअप, जो ग्रास रूट सेटअप है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति, इसी तरह म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपल काउंसिल वगैरह में सब में उनकी सीटें रिजर्वेशन हो जाएंगी। हम आशा करते हैं हमारे रिकमेंडेशन हरियाणा गवर्नमेंट एक्सेप्ट करके इन लोगों को पूरा बेनिफिट इसका मिलेगा। हमने उसके बारे में सारा इसके जो पब्लिक पहचान अथॉरिटी है उससे डाटा कलेक्ट किया, उन डिपार्टमेंट से डाटा कलेक्ट किया, लोगों से डाटा कलेक्ट किया। उसके बेस पर हमने सारा स्टडी किया, उनका इनकम स्टेटस, उनकी इकोनॉमिक। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी, हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार को आरक्षण को लेकर रिपोर्ट सौंप दी गई है, और इस रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ ज्यादा जानकारी, एक बार अपडेट दे दीजिए। देखिए सोनिया, फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि हरियाणा सरकार ने विधानसभा चुनाव के अंदर अपने एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने को लेकर, और जो भी 5 सीटें उन्होंने गंवाई थी, और उस प्रभाव को खत्म करने को लेकर जो पिछड़ा वर्ग है A और B, दोनों को कहीं ना कहीं साधने का काम किया है। पिछड़ा वर्ग जो एक श्रेणी थी, उनको जो है 7.5% का आरक्षण म्यूनिसिपल कमेटीज में जो है पहले हरियाणा सरकार की तरफ से दिया जा सकता था, और अब लोकसभा चुनाव के बाद सरकार ने जो OBC आयोग हरियाणा है उसको जो 20 श्रेणी को आरक्षण देने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं रिपोर्ट देने को कहा था, और आयोग ने करीबन 2000 रिप्रेजेंटेशन लेकर विभिन्न तरह के सरकारी गैर सरकारी संगठनों से बात करके जो है वो अपनी आज रिपोर्ट सरकार को सौंपती है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इसको किस तरीके से और किस फॉर्म में जो है लागू करते हैं, क्योंकि आज रिपोर्ट सौंपी गई है। ठीक है ओपी शर्मा, अगर बात की जाए पिछड़ा वर्ग में आरक्षण की रिपोर्ट तो सौंप दी गई है, तो कब तक मानकर चले कि आरक्षण पर कब तक बड़ा फैसला आ सकता है? देखिए सोनिया, अभी हम उम्मीद ये करेंगे कि 10 से 15 सितंबर के बीच में हरियाणा के अंदर जो है कहीं ना कहीं जो विधानसभा के जो है चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने की जो है वो एक उम्मीद जो है जताई जा रही है। और ऐसे में मान सकते हैं कि आज 1 अगस्त हो गए तो चुनाव से पहले जो है सरकार की कोशिश रहेगी कि, क्योंकि इस घोषणा का फायदा सरकार जो है चुनाव में भी उठाना चाहेगी, और अपनी जो एंटी इनकम्बेंसी जो कहीं ना कहीं 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव में उनको दिखी थी उसको साधने की दृष्टि से हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज कैबिनेट ने जो है रिपोर्ट दे दी है, और इसकी जो है वो सरकार जो स्टडी करेगी, इसका जो कानून विभाग है उसकी स्टडी करेगा, और अगले हफ्ते जो है वो हरियाणा
कैबिनेट की एक बैठक भी जो है बुलाई गई है और उस बैठक के बाद जो है बैठक के अंदर इस कैबिनेट की रिपोर्ट को जो है सरकार कहीं ना कहीं मंजूरी देगी और उसके बाद इसी महीने के आखिर में अंदाजन 20 तारीख के बाद जो मॉनसून सत्र हरियाणा का जो है वो भी संभावित बताया जा रहा है और सरकार की कोशिश होगी कि इस आरक्षण को या रिप्रेजेंटेशन को अध्यादेश की बजाय सरकार जो है वो विधानसभा में कानून पास करवाने के जरिए पक्के तौर पर करे तो उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे ही कानून जो है वो बनेगा विधानसभा में बजट मानसून सत्र में इसको पास करवाने की सरकार कोशिश करेगी और उसके बाद उम्मीद कर सकते हैं कि सितंबर के पहले वीक में आचार संहिता लगने से कुछ दिन पहले सरकार इसको ओबीसी ए की तर्ज पर ओबीसी बी को भी जो आरक्षण 7.5% मिल रहा है, अब देखना है कि सरकार बीसी बी को कितना देती है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि सितंबर के फर्स्ट वीक तक जो है वो नई व्यवस्था जो बीसी की आरक्षण की पंचायती राज संस्थाओं में और म्यूनिसिपल जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनके अंदर सभी तरह की कॉर्पोरेशन हो, कमेटीज हो या फिर काउंसिल हो, उनके अंदर जो है वो लागू कर दिया जाएगा और देखते हैं क्या नतीजे निकलते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए बीसी आयोग के अध्यक्ष जस्टिस दर्शन सिंह का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि सभी से सुझाव लिए जाएंगे, तो ये प्रक्रिया कब से शुरू होगी? ये सुझाव लेने की जो प्रक्रिया है अब खत्म हो चुकी है। दर्शन सिंह आयोग ने जो अपनी आज जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें उन्होंने करीबन 2000 के आसपास रिप्रेजेंटेशन जो विभिन्न वर्ग हैं सरकार के या फिर जो परिवार पहचान पत्र डेटा है या फिर सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट ऑफ जहाँ पेंशन दी जाती है या विभिन्न विभागों में किस तरीके से जो है वो बीसी बी वर्ग को जो है वो आरक्षण के तहत कितने लोगों को नौकरी मिली, इस तरह का डेटा उन्होंने एकत्रित कर लिया है और उसकी स्टडी करने के बाद जो है वो ये रिपोर्ट तैयार की गई है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में माना है कि अगर सरकार किसी को भी आरक्षण देने किसी भी कैटेगरी को आरक्षण देना चाहती है तो उससे पहले उनको जो है वो ताजा जो एक फ्रेश आंकड़े होते हैं उनकी एक रिपोर्ट जो है वो तैयार करनी पड़ेगी, उनका जो है वो एक एनालाइज और उनकी स्टडी करनी पड़ेगी और उसके बाद ही कहीं ना कहीं जो है सरकारें आरक्षण दे सकती हैं। बहुत सारी अगर आपको ध्यान हो देश में बहुत सारी सरकारों ने बिना आंकड़ों की स्टडी के ही जो है वो आरक्षण देने की जो है वो कानून पास किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से वो कई बार जो है वो खारिज हो चुके हैं। तो ऐसे में अब आयोग अपना काम जो है पूरी तरीके से कर चुका है और अब सिर्फ कैबिनेट की बैठक एक हफ्ते के 5 या 6 तारीख के आसपास जो बुलाई गई है उसके अंदर जो है वो इस रिपोर्ट को मंजूरी दी जाएगी और माना जाता है शायद सरकार की कोशिश रहेगी कि बजट सत्र में इसको पास करवा के और विधानसभा चुनाव से पहले इसको लागू करके इसका एक सियासी और चुनावी फायदा उठाए। ठीक है, ओपी शर्मा, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make. हम हरियाणवी अब हर घर नल से शुद्ध जल पाते हैं। हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। क्या रंग खिला ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। करनाल में आयोजित अभिनंदन समारोह में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार किया जा रहा है और कांग्रेस की यात्रा पर कटाक्ष करते हुए बडोली ने कहा कि दीपेंद्र और शैलजा यात्रा पर ही नहीं निकल जाएंगे और साथ ही उन्होंने करनाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने ये कहा कि कांग्रेस जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति करती है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना की बात कही गई और साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर समाज में जाति के नाम पर तोड़ने का आरोप लगाया और लेकिन संसद में राहुल गांधी से उनकी जाति पूछे जाने के सवाल पर बडोली ने कहा कि किसी व्यक्ति की जाति पूछना गलत नहीं है, जाति पूछी जा सकती है।
जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिलने के बाद पहली बार नागरिक अभिनंदन इस करनाल में मैं पहुंचा हूं और आप सबसे आपने जैसे प्रश्न किया है कि भाई क्या योजना है पार्टी का। हरियाणा प्रदेश का जो लाखों कार्यकर्ता है वो पार्टी के काम में लगे। इसी काम के लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना संपर्क करना। आज अनुराग ठाकुर अब ये बयान मैंने तो देखा नहीं, मैंने आज ही दिया है हमारे। वो क्या दिया है, किस भाव से दिया, कैसे दिया, वो बाद में जानकारी लेंगे। कांग्रेस लगातार प्रदेश। बढ़ते अगली खबर की ओर। फरीदाबाद में बारिश ने शहर को जलमग्न कर दिया। नेशनल हाईवे पर 19 के सर्विस रोड को बारिश के पानी ने तालाब में तब्दील कर दिया और जहां पर बच्चे बारिश के पानी में स्विमिंग पूल में मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं यहां से गुजरने वाले वाहनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता मोनू पंचाल ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। इस समय फरीदाबाद के नेशनल हाईवे पर मौजूद है और देखिए जिस तरीके से देखा जाए तो बीते रोज जो 3 या 4 घंटे की बारिश हुई है उससे फरीदाबाद पूरी तरीके से लबालब हो चुका है। यानी कि फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद जो है वो कहीं ना कहीं डूबता हुआ नजर आ रहा है। इस समय हम जो नेशनल हाईवे 19 पर है और ये नेशनल हाईवे बड़ा मेन माना जाता है क्योंकि आगरा से दिल्ली और दिल्ली से आगरा का रूट इस पर तय किया जाता है, लेकिन नेशनल हाईवे जिस तरीके से पानी भरा हुआ है तो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप इन सवारियों को देख सकते हैं कि ऑटो जा रहा है या ट्रैक्टर जा रहा है, तमाम तरीके के बच्चे इसमें जो है वो नहाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से लोग जो है वो कहीं ना कहीं बम्बई जो है वो समंदर की लहरों को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन मेरा तो यही कहना है कि समंदर की लहरें जो है वो फरीदाबाद में देखने को मिल सकती है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं वो समुद्र की लहरों से कम नहीं है, क्योंकि तमाम तरीके से देखा जाए तो रोड पर जाम लगा हुआ है और पानी जो है वो लबालब कई जो है 2 से 2.5-3 फीट जो है वो पानी यहाँ पर रोडों पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर गाड़ी भी जो है वो खराब हो चुकी है। जिस तरीके से यहाँ पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तमाम तरीके से कहीं ना कहीं जिस तरीके से गुजर रहे हैं, क्योंकि हाईवे की बात की जाए तो हाईवे पे जो मेन हाईवे है उस पर जो है वो जाम लगा हुआ है और कहीं ना कहीं लोग जो है वो सर्विस रोड का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। और तमाम तरीके से मैं आपको और तस्वीरें भी आगे दिखा सकता हूं कि किस तरीके से लगातार जो है वो बच्चे स्विमिंग पूल में जो है नहाते हुए नजर आते हैं, उस तरीके से यहाँ पर नहाते हुए देखे जा सकते हैं। और तमाम तरीके से क्योंकि लाख दावे जो है वो नेशनल हाईवे या तमाम तरीके से जो प्रशासन है वो लाख दावे करता है कि तमाम तरीके से अगर जब मानसून आएगा तो कहीं भी पानी जो है वो इकट्ठा नहीं हो दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हर साल जो है करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन आखिरकार वो करोड़ों रुपए कहाँ खर्च किए जाते हैं वो आप देख सकते हैं कि वो करोड़ों रुपए इस तरीके से पानी में बहाए जाते हैं, क्योंकि पानी जो है पानी में करोड़ों रुपए बहाए जाते हैं। तमाम तरीके का लाख दावे जो है वो फेल होते हुए नजर आते हैं। तो तमाम तरीके से ये फरीदाबाद की तस्वीरें हैं, फरीदाबाद नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं। आखिरकार जब नेशनल हाईवे पर इस तरीके की स्थिति बनी हुई है तो आखिरकार सेक्टरों की बात की जाए या स्लम बस्तियों की बात की जाए तो आखिरकार उन जगहों पर किस तरीके के हालात यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे होंगे। और तमाम तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लाख दावे जो है यहाँ पर किए जाते हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ट्रैक्टर भी जो है कई फीट जो है वो पानी में डूबता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लोगों को जो है वो कहीं ना तो कोई खड्डे की पता यहाँ पर, ना ही कोई गटर का जो सीवरेजों का जो ढक्कन होता है उसका नहीं पता, क्योंकि मैन होल का ढक्कन भी खुला हो सकता है, तमाम तरीके से गड्ढे हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग जो है अपनी जान जोखिम में डाल करके जो है इस रोड को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तमाम गाड़ियां देख सकते हैं कि तमाम गाड़ियां जो है इस रोड से गुजरती हुई नजर आ रही हैं। और आखिरकार फरीदाबाद की जो प्रशासन है इस पानी को निकासी के लिए तमाम तरीके की सुविधाएं जो है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तरीके से यहाँ पर टैंकर जो है वो लगाए हुए हैं, जनरेटर यहाँ पर लगाए हुए हैं, तमाम तरीके से पानी खिलाने की बात यहाँ पर कह रहे हैं। लेकिन आखिरकार अगर शाम को यानी कि 2-3 घंटे बाद फिर बारिश हो जाती है तो स्थिति जो है जस की तस जो है वो बनी रहेंगी और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो तमाम तरीके से इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से फरीदाबाद के हालात जो है वो बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पंचाल।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार। क्या रंग